हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल हम लोगों ने यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा था वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के। आज उसी के आगे देखेंगे। प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सके, वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम अकेडमी था। अगला प्रश्न है, राज्य से क्या अभिप्राय है। राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक फ्रॉबेल है। इसका सही उत्तर होगा फ्रॉबेल। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है। जो प्रयोजनवाद है वो ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि के जनक कौन है। शिक्षण विधि के जनक सुकरात है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। प्रकृतिवाद को भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृतिवाद का दूसरा नाम भौतिकवाद भी है। अगला प्रश्न है, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन 1839 में प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है। उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। अगला प्रश्न है, मूल्य का अर्थ क्या है। मूल्य का अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्माननीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। अगला प्रश्न है, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है। गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना, जागरूकता आदि। यह बाल श्रम के प्रमुख बिंदु हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला। सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था। अगला प्रश्न है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। सन 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया। मैकाले ने अपना विवरण 2 फरवरी 1835 को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी में शिक्षा नीति कब घोषित की। वुड ने घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी में 19 जुलाई 1854 को शिक्षा नीति घोषित की। अगला प्रश्न है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया। 11 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों। अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है। यह कथन प्लेटो का है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है। प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष से 12 वर्ष तक प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए।
गांधी जी द्वारा शिक्षा का तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्टतम विकास है। अगला प्रश्न है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित रूप से समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही निश्चित पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? औपचारिक शिक्षा, इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, पहले से निश्चित होता है। अगला प्रश्न है, परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? परिवार में बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। पहला उद्देश्य है पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध, दूसरा है नवीन मूल्यों का निर्धारण, तीसरा है मूल्य दर्शन प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेस्की का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर मारिया मॉन्टेस्की का जन्म इटली में हुआ था। अगला प्रश्न है, समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। मैकाइवर एवं पेस के अनुसार समाज की परिभाषा क्या है? समाज लोकाचार एवं कार्य विधियों, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं वर्गों तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वच्छता की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह समाज संबंधों का एक जाल है और यह सदैव बदलता रहता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए। शिक्षा को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य और जनसंचार आदि हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण का आशय है लोकतंत्र में जाति, धर्म का रंग भेद या स्तर आदि को भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर संविधान की धारा 29(2) में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। धारा 29(2) में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित व सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम से क्या अभिप्राय है? बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है, जैसे साइकिल तथा स्कूटर रिपेयर करने की दुकानों पर अधिकतर बालक कार्य करते रहते हैं। चाय एवं रेस्टोरेंट में बालक चाय देते हैं, कारखानों में बालक कार्य करते हैं। इसी प्रकार अन्य दुकानों तथा घरों पर बालक कार्य करते हैं, जबकि उनकी विद्यालय जाने की उम्र होती है। घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व में परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं? वायु प्रदूषण के मूल रूप है धूल, आंधी, तूफान आदि।
अगला प्रश्न है जल संचयन की उपयोगिता लिखिए। भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में ही वृद्धि हुई है, बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाद्यान्न में उत्पादन में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को बचाना यानी व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। यही जल संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है जन संचार के यंत्रोत्तर साधनों के नाम उल्लेख कीजिए। पहला है समाचार पत्र, दूसरा पत्रिकाएं। अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है। बुनियादी शिक्षा का जनक महात्मा गांधी को माना जाता है। अगला प्रश्न है एनसीटीई से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है? पूर्व में जयपुर से संचालित होता था, किंतु वर्तमान में दिल्ली से ही होता है। अगला प्रश्न है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। बुनियादी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा है, हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है। जब तक शिक्षा द्वारा इन तीनों शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होता है, तब तक इसका कोई मूल्य नहीं है। अगला प्रश्न है छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन-कौन से जनसंचार साधन है? इसका उत्तर है आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चलचित्र आदि। अगला प्रश्न है भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? भूमंडलीय ताप वृद्धि क्या है? सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय है पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। अगला प्रश्न है किन्हीं चार मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं चार मानवीय मूल्य हैं सच्चाई, सत्यनिष्ठता, उत्तरदायित्व की भावना, चौथा दयावान। अगला प्रश्न है वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विनय के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है बालिका शिक्षा का आशय बताइए। बालिका शिक्षा में आशय है कि सभी बालिकाओं के शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्त हो और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण रखे जाएं। अगला प्रश्न है अनौपचारिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य मानव से संबंधित उन अनुभवों से है जिन्हें बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन की व्यवहारिक स्थिति से प्राप्त किया जाए। अगला प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा का क्या उद्देश्य है? दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा देने से है जिनके आसपास कोई संस्था नहीं है और समय का अभाव है और वे अपने जीवन को उन्नतशील बनाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा और समाज का संबंध बताइए। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। अगला प्रश्न है बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। पहला है तक्षशिला, दूसरा नालंदा। अगला प्रश्न है मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। देश के सुखद भविष्य हेतु, दूसरा व्यक्ति के सुखद भविष्य, तीसरा अनेकता की परख करने को सामर्थ्य का विकास, चौथा भौतिकवादी व आध्यात्मवादी संस्कृति में संबंध, पांचवा है व्यक्ति के आचरण में सुधार लाना। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र वुड के
घोषणा पत्र को कहा जाता है? अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु के पास ले जाना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम नीति अगस्त 1987 को घोषित की गई। अगला प्रश्न है, शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। प्लेटो की प्रमुख रचना है रिपब्लिक। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। पहला उद्देश्य है पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा, दूसरा है सुरक्षित माहौल की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? भारत के अध्यापक शिक्षक के मानक एनसीटीई संस्था तय करती है। एनसीटीई का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। अगला प्रश्न है, ड्रॉप्ड आउट बालक से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है विद्यालय छोड़ने वाले बालक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों के नाम लिखिए। पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। पहला उपाय है वृक्षारोपण, दूसरा है वायु शुद्ध करने हेतु पानी के निकास हेतु नालियों की व्यवस्था। अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। सहयोग, अच्छा आचरण करना, करुणा, शिष्टाचार, समय का सदुपयोग करना, दूसरों का ध्यान रखना, अनुशासन, स्वच्छता। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया किस प्रकार है? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया इस प्रकार है, इसमें 3 ध्रुव होते हैं। पहला है शिक्षक, दूसरा छात्र, तीसरा पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जो हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, बिस्मिल्लाह रस्म से आप क्या समझते हैं? मुस्लिम काल की शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था। बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह या 4 दिन की हो जाने पर उसे नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब के पास ले जाया जाता था, जहां बालक को मौलवी साहब के द्वारा उच्चारित कुरान की कुछ आयतों का उच्चारण करना होता था। यदि बालक उन आयतों को नहीं पढ़ पाता था, तब वह बिस्मिल्लाह शब्द का कहना ही पर्याप्त समझा जाता था। अगला प्रश्न है, निषेधात्मक शिक्षा क्या है? रूसो ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसे निषेधात्मक शिक्षा कहा जाता है। रूसो कहता है कि बालक में केवल एक आदत डालो और वह यह कि वह कोई भी आदत न डाले। रूसो परंपरागत पाठ्यक्रम का विरोधी था। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, स्पष्ट कीजिए। विद्यालय समाज का लघु रूप है कि वह नए सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मत था कि स्त्री और पुरुषों के बीच शिक्षा का भेदभाव न हो और दोनों को शिक्षा में एक ही समानता प्रदान होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा क्या है? जनसंख्या शिक्षा का एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भूमंडली को परिभाषित कीजिए। भूमंडली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं का जो राष्ट्रीय सेवाओं का आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण करना, जैसे वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का वर्णन करना है। अगला प्रश्न है, जनसंचार के प्रमुख साधन क्या हैं?
जनसंचार के प्रमुख साधन हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सिनेमा। ये सभी जनसंचार के प्रमुख साधन हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? पुरुष और स्त्री को समान अधिकार प्राप्त हो उन्हें ही लैंगिक समानता कहते हैं, जिसमें दोनों में भेदभाव नहीं किया जाए। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप और हमारे पतन का कारण है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता जॉन डीवी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 प्रतिवेदन का शीर्षक व अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 का प्रतिवेदन शीर्षक कोठारी आयोग व अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। अगला प्रश्न है, प्रकृति